आज हम लोग क्या करेंगे, इन दो कॉन्सेप्ट्स को जोड़ेंगे। आज का डिस्कशन होगा प्रिज्म और गेट, जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा। प्रिज्म का डायग्राम हमें पता है सर, हमें क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट है। Now if I combine these two, what is the result we get? ये है हमारे पूरे लेक्चर का लास्ट पोर्शन एंड सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर दिस इयर्स बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कैसे हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग पहले तीन केसेस लेंगे, राइट। इनको हम लोग कहते हैं, आप लोग हेडिंग में लिख सकते हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। आपका हेडिंग आज का होना चाहिए टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है। नाउ रिमेंबर, ये मैंने पिछले दिन का रिकैप करवाया थोड़ा सा। आज का स्टडी यहां से शुरू, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है। नाउ ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म का दो खासियत ध्यान दीजिए। सर ये जो प्रिज्म होता है ना, ये हम लोग नॉर्मली जो हमारे बुक में जो केसेस दिए गए हैं, पहले तीन केसेस में 90 45 45 ये होता है हमारा प्रिज्म। ध्यान सुनिएगा, 90 45 45 मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको पता है कि सर राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, सर इस तरह का एक ट्रायंगल होता है, 90 45 45। तो हम लोग इस तरह के प्रिज्म को लेके बात करते हैं, एक ऐसा प्रिज्म जिसका एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी के दो एंगल 45 45, ठीक है। नाउ द लॉजिक इज कि सर ये अगर आप बुक में देखोगे तो बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में ना जानबूझ के लोग क्वेश्चन को घुमाते हैं। क्या करते हैं बता, ये लोग आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है दो तरीके का। पहला, एक आधा डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिया जाए, दे विल गिव यू अ हाफ ड्रॉन डायग्राम एंड दे विल टेल यू कंप्लीट द रीडायग्राम, दैट्स वन काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होता है, वो आपको यूज बता देंगे और बोलेगा कि इस यूज में जो प्रिज्म इस्तेमाल होता है उसका डायग्राम बना के दिखाओ, राइट। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट। तो पहला टाइप क्या होता है कि सर आपको डायग्राम का आधा बना के दे दिया और बोला गया कि कंप्लीट द रीडायग्राम। और दूसरा है कि आपको यूज बता दिया कि कैमरा में प्रिज्म इस्तेमाल होता है, वो प्रिज्म कैसे काम करता है उसका डायग्राम बना के दिखाओ। यही दो तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, करेक्ट। तो हम लोग एक एक करके तीनों टाइप्स को देखेंगे। अभी के लिए मैं ये वाला पार्ट रख कर देता हूं, मुझे इस पार्ट का जरूरत नहीं है। मैं तीनों डायग्राम जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको लर्न करने में आसान, ठीक है। सो रिमेंबर, आज का माइंड मैप क्या है हमारा, आज का माइंड मैप शुरू हो रहा है प्रिज्म एंड क्रिटिकल एंगल के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, आज का माइंड मैप का मेन फंडा है प्रिज्म प्लस क्रिटिकल एंगल प्लस PI। ये है आज का हमारा मेन माइंड। आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन दिख नहीं रहा है, जस्ट अ मिनट। आई थिंक अभी दिखना चाहिए, राइट। आज हमारा मेन टारगेट है प्रिज्म, क्रिटिकल एंगल एंड PI। प्रिज्म प्लस क्रिटिकल एंगल प्लस PI, ठीक है। ये हमारा आज का माइंड है, इसी से हम लोग साथ ही सीखेंगे। तो चलिए, हम लोग को पता है हमारा प्रिज्म कैसा है सर, लिख देते हैं यहाँ पे 90 45 40, मतलब एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ आई होप यू हैव गिवन द मैथ्स एग्जाम, यू आर अवेयर अबाउट दिस टर्म, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, 90 45 40, इस तरह के प्रिज्म को लेकर लोग बात करेंगे। पहला केस क्या होता है सर, पहला केस होता है सर कि अगर मुझे एक लाइट रे को 90 डिग्री डिविएट करना है, इसका मतलब पूरा समझाएगा और rather than words में समझाएगा। देखिए, मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा हो जाए। अगर ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा था, सीधा ऐसा हो जाए, तो बताइए तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा था, ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो ऐसा हो जाए, मैं ब्लू से बना देता हूं, see my initial object was like this, and हम चाहते हैं कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन के बाद ऑब्जेक्ट ऐसा बने। तो एज यू कैन सी, देखिए आपको पता चल रहा है कि सर कितना डिग्री एंगल ऑब्जेक्ट घूमा है, ऑब्जेक्ट कितना डिग्री घुमा है सर, 90 डिग्री। ये हमारा पहला काम कि ऑब्जेक्ट को कितना डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना। ये हमारा केस हुआ, राइट।
हमारा केस वन क्या है, डिविएट थ्रू 90 डिग्री या टर्न थ्रू 90 डिग्री। तो केस वन में लिखता हूं, हेडिंग क्या लेते हैं, केस वन। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या होगा, केस वन डिविएट थ्रू 90 डिग्री। ठीक है, इसका लॉजिक ये है कि सर ये मेरा ऑब्जेक्ट था सीधा, हम चाहते हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन के बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट का इमेज बने वो ऐसा फ्लैट हो जाए, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, डजंट मैटर, 90 डिग्री टर्न होना चाहिए, 90 डिग्री टर्न होना चाहिए। ये मेरा केस वन, ये था मेरा ऑब्जेक्ट। हम चाहते हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा बने, तो कितना डिग्री घूम गया, 90 डिग्री। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। उस प्रिज्म का एंगल्स कितना होगा, 90 45 40, ये होगा उस प्रिज्म के एंगल्स। ओके, तो ये गया मेरा केस वन। केस टू में क्या हो रहा है, सेम थिंग, पहले हमने 90 डिग्री घुमाया, अभी हम घुमाएंगे 180 डिग्री। क्या लिखेंगे आपने, डिविएट डिविएट थ्रू 180 डिग्री, डिविएट थ्रू 180। राइट, 180 का फंडा क्या होता है, वेरी सिंपल। सर ये था मेरा ऑब्जेक्ट, मान लो ऐसा, कितना डिग्री घूमा, ऐसा था, सीधा था, ऐसा हो, दैट मींस टोटल 180 घूमा। ऐसा सोचो, ये देखो मेरा पेन देखो, पेन ऐसा था, ठीक है, 180 मतलब ऐसा हो, तो ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा रहेगा। जब रिफ्रैक्शन होगा प्रिज्म में उसके बाद वो ऐसा होगा। तो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। सर अगर ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा है, रिफ्रैक्शन के बाद हम चाहते हैं कि वो ऐसा, कितना घूम गया सर, 1। बात समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ लो, 90 डिग्री 180। ओके, एंड तीसरा वाला क्या है सर, तीसरा वाला है सर एक ऑब्जेक्ट को इरेक्ट बना या इमेज को इरेक्ट बना। ठीक है, केस 3 लिख देते हैं यहां पर, केस 3 इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज। मतलब मान लीजिए मेरा जो इमेज, हम अभी क्या है, मेरा सर ऊपर है पैर नीचे, रिफ्रैक्शन के बाद उल्टा होना चाहिए, मेरा पैर ऊपर और सर नीचे होना चाहिए। दैट इज व्हाट यू मीन बाय इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज। इरेक्ट एंड इन्वर्टेड मतलब सर ऐसा था, हम चाहते हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा हो, सर ऊपर पैर नीचे, वो था, बाद में हम चाहते हैं पैर ऊपर सर नीचे, सर ऊपर पैर नीचे, हम चाहते हैं रिफ्रैक्शन के बाद सर नीचे पैर ऊपर। इसके लिए हम केस 3 इस्तेमाल, ठीक है ना। ये तो गया हमारा इंट्रोडक्शन में, तीन अलग अलग केसेस क्या है, इसके यूजेस क्या है थोड़ा वो भी लिख लेते हैं ताकि हम लोग को यूजेस के ऊपर अगर क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग कर सकते हैं। सर यूजेस में सबसे पहले आपने सर ये जो पहला वाला देख लो ना, 90 डिग्री को टर्न करना होता है, ये इस्तेमाल होता है पेरिस्कोप। प्लीज राइट डाउन यूज, यूज होता है पेरिस्कोप, ठीक है, पेरिस्कोप पे इसको इस्तेमाल करते हैं, दैट इज 90 डिग्री जब घुमाना चाहते हैं तो यूज पेरिस्कोप। नेक्स्ट वाला लिख लीजिए, यूज कैमरा एंड बाइनोकुलर्स, कैमरा एंड बाइनोकुलर्स, जो दूरबीन होता है ना हम लोग का, उसमें इस्तेमाल होता है ये वाला, ठीक है। और आखिरी वाले में लिख लीजिए यूज स्लाइड प्रोजेक्टर्स, लिख लीजिए स्लाइड प्रोजेक्टर्स। जिसमें हम लोग ऐसे पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना स्लाइड प्रोजेक्टर में, उसमें इस्तेमाल। तो नाउ सी वो लोग एग्जाम में क्या कर सकते हैं, वो आपको बोलेंगे कि सर ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर अ प्रिज्म यूज्ड इन स्लाइड प्रोजेक्टर। तो आपको समझ चलना चाहिए कि केस 3 ड्रॉ करना है। अगर आपको बोला जाए कि सर ड्रॉ रे डायग्राम फॉर prism used in binoculars, तो आपको केस 2 ड्रॉ करना है, एंड ड्रॉ द prism used in a periscope, तो आपको केस 1 ड्रॉ, ठीक है। ये तो क्या हमारे टाइप्स। अभी हम डायग्राम बनेगा, लेट्स मेक द डायग्राम, ठीक है, 90 45 40, ठीक है। ओके, नाउ सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट, ब्लैक कलर इज द ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। द ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट है, देखो ए एंड बी, तो सर दोनों पॉइंट से दो लाइट रेज आएंगे। चलिए देखते हैं। पहला लाइट
उल्टा कर देते इसको, ए कर देते इसको बी। चलो ना सर फर्स्ट लाइन पे इसके टॉप से आ रहा है ऐसा। नाउ हमने आपको कहा था कि सर अगर किसी सरफेस में लाइट रे स्ट्रेट परपेंडिकुलर आके गिरता है तो बिना डिविएट के निकल जाता है। याद करिए एक्सेप्शनल केस जो हमने सिखाया था, एक्सेप्शनल केस कि अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर गिरता है तो बिना बेंड हुए सीधा चला जाता है। ठीक है, आके यहाँ पे राइट ना, यहाँ पे हिट करने के बाद किधर जाएगा सर, नीचे आएगा। मतलब अभी क्या हो रहा है मेरा सर, अभी हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सीधा नीचे आ गया। नाउ वी आर हैविंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज़ ये बाहर निकलना चाहिए था। रिमेंबर डेंसर टू रेयरर, बाहर जाना चाहिए था, नहीं गया। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। तो अभी क्या हो रहा है सर, टी आई आर। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर होता तो अलोंग द सरफेस निकल जाता, क्रिटिकल एंगल से कम होता तो बाहर निकल जाता, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसे। फिर देखो यहाँ पे कैसे स्ट्राइक किया, परपेंडिकुलर स्ट्राइक किया तो बाहर। ठीक है, ये क्या पहला लाइन। दूसरा लाइन पे हम लोग ब्लैक से रिफ्लेक्ट। चलो सेम इधर पे आया, हिट किया परपेंडिकुलर, स्ट्रेट चला गया, यहाँ पे हिट किया फिर स्ट्रेट चला गया। Now see, दो लाइट रेज दिखा, एक ऑब्जेक्ट के सर से जो मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया और एक ऑब्जेक्ट के पैर से जो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया। दोनों लाइट रेज पहले स्ट्रेट गए, हिट किए इस सरफेस। ठीक है, इस सरफेस को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं, बिकॉज़ 90 डिग्री के ऑपोजिट में, 90 डिग्री के ऑपोजिट में तो इसको हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं। हिट किया, फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बाहर नहीं गया, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मान लो सरफेस को बोलो 1 बोल, और फिर क्वेश्चन पूछा व्हिच फेनोमेनन ऑकर्स एट सरफेस 1, तो आपको लिखना है TIR, बिकॉज़ वो रिफ्लेक्ट किया, बाहर नहीं निकला। रिमेंबर दिस, अगर आपको इस सरफेस को सरफेस 1 बोला जाए और ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर व्हिच फेनोमेनन ऑकर्स एट सरफेस 1, आपको बोलना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसलिए वो रिफ्लेक्ट करके इस तरफ आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा। ना सर ये तो मेरा हो गया, अभी हम लोग इमेज को बनाएंगे। तो सर देखिए, ब्लू कलर इज द हेड, ब्लैक कलर इज द टेल। तो हम कैसे बनाएंगे सर इमेज को, ऐसे ब्लू इज द हेड, ब्लैक इज द टेल। तो देखिए मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा था सीधा, अभी ऑब्जेक्ट ऐसा हो गया, ऐसा था ऐसा हो गया, वर्टिकल था ऐसे, वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल, मतलब 90 डिग्री घूम गया, ऐसा था ऐसा हो गया। ये तो था ना डिविएट थ्रू 90 डिग्री, तो ऑब्जेक्ट ऐसा था ऐसा था, इसे हम लोग कहते हैं डिविएशन थ्रू 90 डिग्री का डायग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, एग्जाम में आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा, आपको बोला था कंप्लीट द रे डायग्राम, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट आपके पास होगा या फिर एक रे बना देंगे, ओनली वन रे, एंड दे विल से कंप्लीट द रे डायग्राम। तो डायग्राम एग्जाम में ऐसे आ सकता है, जिसको जो एग्जांपल में बता देता हूं, मान लो ऐसा है, बोलेगा कंप्लीट द रे डायग्राम, इट्स 90 45 45 दिस कंप्लीट द, और कुछ नहीं बोलेगा सर 90 45 45 कंप्लीट द रे। अब पता होना चाहिए सीधा जाएगा तो ऐसे होगा, इधर से ऐसे आएगा, एक रे इधर आएगा, इधर से ऐसे आएगा, कंप्लीट हो गया। So you know this diagram to complete this here. Very important question, right? So please make sure आप लोग इस डायग्राम के साथ प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लो, राइट? तो मैं इसको ए भी मार्क कर देता हूँ, चलिए ये हो जाएगा मेरा ए डैश, ये हो जाएगा मेरा बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। Prometheus raised his hand, yes Prometheus. Sir, image. So next question is deviate through 180 degree. अभी हम लोग क्या करेंगे ना, प्रिज्म के ओरिएंटेशन को बदल देंगे, मतलब अभी हम लोग प्रिज्म को ऐसे करेंगे, सर 90 ये 45, ठीक है, दिस इज द न्यू ओरिएंटेशन ऑफ द प्रिज्म। 90 45, okay, so this is the same prism but orientation घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ओरिएंटेशन को चेंज किया। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे अभी हम लोग, ऑब्जेक्ट को सर पे घुमा,
हाँ वो प्रिज्म सेम है, बस प्रिज्म को मैंने ऐसे घुमा दिया। अब देखो ना, आई शो यू, ये देखो जहां पे दोनों कैप्स मीट कर रहे हैं मेरे पेन का, वो था राइट थी ना, तो मैंने इसको कैप कर दिया ऐसे, ठीक है। 245 है 890 है, 245 है 890 है, तो इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे टर्न कर ऐसे, ठीक है ना। करेक्ट। अभी इसी में तो कंफ्यूजन होता है, वी शैल क्लैरिफाई कि आपको एग्जाम में एक रे बना के छोड़ देगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा है इन तीनों में से, बिकॉज़ प्रिज्म तो सेम है। सो दैट विल एक्सप्लेन, देयर इज अ ट्रिक टू इट, वो ट्रिक भी हम बता देंगे आपको, ठीक है, डोंट वरी। चलिए हम लोग एक करके डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले सर इसको ए भी मार्क कर देते हैं हम लोग, ए एंड बी मार्क कर दिए, ठीक है। देखो मैंने पहले ही कहा था, जो लाइट रे परपेंडिकुलर हिट करेगा वो स्ट्रेट जाके अंदर घुस जाएगा। हिट कहां पे किया, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, टी आई आर हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, टी आई आर हो रहा है। कैसे जाएगा सब देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है, बाहर निकले या टी आई आर करे, फिर से टी आई आर, ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट, ओके। पहले लाइट पे गया, हिट किया, यहाँ पे क्या हुआ, टी आई आर, फिर गया हिट किया, फिर क्या हुआ, टी आई आर, फिर बाहर। तो एक लॉजिक समझो, पहले डायग्राम में कितना बार टी आई आर हो रहा था, एक बार। दूसरे डायग्राम में कितना बार टी आई आर हो रहा है, दो बार। टोटल इंटर रिफ्लेक्शन एक बार, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन दो, ठीक है। ओके ना, ये तो गया सर वाला। अभी पैर वाला भी लाइट पे बना लेते हैं, पैर वाला बनाते हैं। पहला पैर से निकलेगा ऐसे, ये पहला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिट किया, टी आई आर हो गया, यहाँ पे हिट किया, नीचे आया, राइट। अभी देखो, ब्लैक इज द टेल, ब्लू इज द हेड, तो मेरा इमेज कैसा बनेगा यहाँ पे सर, मेरा इमेज बनेगा, ठीक है। देखो ब्लू इज द हेड, ब्लैक इज द टेल, तो सर ये बन गया मेरा ए डैश बी डैश। देखो मैंने कहा था 90 घूमे, 90 घूम गया, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा था, ऐसा हो गया, 90 घूम, सॉरी 180 घूम गया, आई मिस्टेक, 180 घूम गया, ऐसा था 180 घूम गया, इट वाज लाइक दिस, टर्न 180 डिग्री, वही मेरा रिक्वायरमेंट था। ओके नाउ अभी आप लोग पूछोगे मेरे से कि सर एग्जाम में अगर मेरे को कंप्लीट द डायग्राम बोला, एक प्रिज्म बना दिया गया है और ये कंडीशन बोल दिया गया, ये बिना बोले आप प्रिज्म को सॉल्व नहीं कर पाओगे। रिमेंबर दिस कंडीशन हैज टू बी सेट कि 90 45 45 है कि नहीं, बिकॉज़ अगर एंगल्स बदलते हैं तो डायग्राम बदल जाए। तो अगर 90 45 45 को बोल दिया गया, देन इन दैट केस आपको कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा डायग्राम, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ध्यान सर, पहला वाला डायग्राम तब होता है जब लाइट रे आगे हाइपोटेन्यूज में स्ट्राइक नहीं कर। ध्यान दीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रिक को समझो। सर ये मेरा ट्रायंगल है, मान लो मैंने ऐसे बना दिया, सर हाइपोटेन्यूज कौन सा है सर, ये वाला, ये हाइपोटेन्यूज। अगर लाइट रे, पहला लाइट रे आगे हाइपोटेन्यूज पे हिट करता है तो ये केस 2। अगर हाइपोटेन्यूज के अलावा किसी भी दो सरफेस में से एक में हिट कर रहा है तो केस 1। अगेन आई रिपीटिंग, ध्यान से दीजिएगा, यही ट्रिक है, यही ट्रिक आपको दिमाग में लगाना, एग्जाम में दिमाग में लगाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कौन सा डायग्राम। अगर जो लाइट रे एग्जाम में वो लोग बना दिए हैं, the light ray which they have already drawn and told you to complete, if that light ray hits the hypotenuse, now hypotenuse कैसे पता चलेगा सर, 90 का ऑपोजिट वाला साइड hypotenuse होता है। अगर वो लाइट रे hypotenuse में हिट कर रहा है तो केस 2 है। अगर वो लाइट रे इन दोनों में से किसी सरफेस पे हिट कर रहा है तो केस 1 है। अगेन आई एम रिपीटिंग, if the light ray is hitting the hypotenuse, it is case 2. If the light ray is hitting any one of these two surfaces,
देन इट इज केस 1। क्या ये सबको याद रहेगा? बहुत सिंपल सा ट्रिक बता दिया हमने, राइट? बस आपको समझने के एक ही डायग्राम तो प्रैक्टिस कर ली, राइट? लेकिन एग्जाम में वो क्या करेंगे, मैं तो चालाकी बताता हूं, लोग क्या करेंगे, अगर पेपर थोड़ा सा वो क्रिटिकल बनाना चाहे ना, तो दिस इज व्हाट दे कैन डू, दे विल गिव यू लाइक दिस। ये केस 3 नहीं है, जस्ट यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं आपको, राइट? ये है 90, ये 45 40, ठीक है, राइट? वो आपको ऐसे देंगे, कंप्लीट द रेट। अभी आप बोलोगे सर ये तो केस 1 है, नहीं, ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज है, 90 का हाइपोटेन्यूज हिट किया तो ये केस 2 है। देखो देखने में केस 1 जैसा है, लेकिन हो गया केस 2। कैसे पता चलेगा? कहां पे, राइट? अच्छा, और एक काम करो, देखो एक और एग्जांपल, वो लोग क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन बना देंगे, ठीक है, तो यहां बोल, अब आप उसे तो केस 2 नहीं, बिकॉज़ केस 2 में तो यहां पे हिट करना चाहिए था, अगर इनमें से किसी एक पे हिट कर रखते हो तो केस 1, ये कौन सा डायग्राम हो गया, केस 1। सो कैसे करेंगे केस 1? बहुत सिंपल, स्ट्रेट आएगा, एक बार, रिमेंबर केस 1 का फंडा क्या है, एक बार टी आई आर, एक बार, ओनली वन टाइम, यहां पे टी आई आर होगा, ऐसे निकल जाएगा, काम खत्म। केस 1 में एक बार टी आई आर होगा, केस 2 में दो बार टी आई आर होगा, यही आपको फंडा याद है। सो रिमेंबर, प्रिज्म वो लोग कैसे भी रख सकते, प्रिज्म कैसे रखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लाइट आकर कौन से सरफेस पे हिट करता है उससे मैटर, उससे फर्क पड़ता है। तो अगर हाइपोटेन्यूज पे हिट किया तो केस 2, अगर किसी भी बाकी दो सरफेस में हिट किया तो केस 1। So please be careful about this particular concept. Move on to the third case, that is erect and inverted image. इसमें क्या होगा, पहले प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, your exam पे ड्राइंग द प्रिज्म बड़ा करके बनाइए, ठीक है? Don't be confused, मत choose. You will not save paper, okay? You want to save paper in your exam. Make bigger diagrams so that the diagram is clearly visible to the examiner. अगर एग्जामिनर को डायग्राम नीलपुट जैसा दिखेगा, समझ में नहीं आएगा, they might cut marks. An examiner checks around 400-500 copies. उनके पास उतना पेशेंस नहीं है कि आपके बैड हैंडराइटिंग को डिसाइफर करें, right? They don't understand, they don't give marks. So try and make diagrams as neat and clean as possible. Secondly, always diagrams in pencil. Do not use pen, black, blue, red pen. No, only in pencil, right? Sir, आपको blue और black से कर रहे हो, ये समझाने के लिए कर रहे हैं भाई, ताकि you understand कि कौन head है कौन tail, right? But your exam will use only pencil. चलिए, तो सर फिर से वही है, मेरा 90 है, 45 है। अभी आप बोलोगे इसको देखने में केस 2 जैसा है, बिल्कुल केस 2 जैसा है। अभी हमको फंडा बता, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, this object, the object is placed, right? Now see, सर जो लाइट रे निकलेगा, पहले मैं हेड से लाइट रे निकलेगा, कैसा आएगा सर लाइट? ठीक है, नेचुरल बात है सर, रिफ्रैक्शन होगा, और हमने पहले ही बता दिया कि सर अगर एक लाइट रे प्रिज्म में हिट करता है, उसका टेंडेंसी क्या होता है, वो किस तरफ मूव करेगा सर, बेस। ऑलवेज रिमेंबर, ये हमारा पहला कांसेप्ट था प्रिज्म, कि लाइट रे एंटरिंग द प्रिज्म विल मूव टुवर्ड्स द बेस। चलिए करते हैं, तो सर ऐसा बेस में, ठीक है ना। अभी क्या होगा, यहां पे वो करेगा टी आई, यहां से उस ऑप्शन का बाहर निकलने का नहीं निकल पाएगा, यहां से वो बाहर नहीं निकल पाएगा, यहां पे क्या करेगा, टी आई आर, मतलब वो ऊपर जाएगा। ठीक है, और अभी वो बाहर जाएगा, ठीक है। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, सर आपने अभी हमें ट्रिक बताया, क्या बताया ट्रिक, कि सर अगर बेस को छोड़कर किसी भी दूसरे सरफेस में लाइट हिट करता है, वो होता है केस 1। ध्यान सुनिएगा, अभी मैंने बोला था ये बात कि सर अगर हाइपोटेन्यूज को छोड़कर किसी भी दूसरे साइड्स में लाइट हिट करता है तो क्या होगा, केस 1। तो सर यहाँ पे तो लाइट यहाँ पे हिट किया,
लेकिन आप केस 3 के अंदर कैसे बना दिए, तो चीटिंग हो गया हम लोग के साथ। आप बोले एक स्ट्रिक और ट्रिक तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आता है हमारा थर्ड कंडीशन, राइट? नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर यहाँ पे देखो जो लाइट ने हिट किया था वो कैसे हिट किया था सर, ये सरफेस था परपेंडिकुलर हिट किया था, राइट? परपेंडिकुलर हिट। बताइए तो क्या ये लाइट ने परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, ये एंगल में हिट कर रहा है? बताओ तो मुझे। थोड़ा सा अनम्यूट करके, थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट करके मेरे को बताइए, क्या ये परपेंडिकुलर सरफेस को हिट कर रहा है या एट एन एंगल हिट कर रहा है? एट एन एंगल। एंड दैट इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कि सर सिर्फ हिट करने से नहीं काम बनेगा, वो कैसे हिट कर रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब क्या मेरा लाइट रे, मान लो ये सरफेस है, क्या मेरा लाइट रे ऐसे परपेंडिकुलर हिट कर रहा है या ऐसे टेढ़ा के हिट कर रहा है? अरे गेटिंग माय पॉइंट? ये देखो ये सरफेस था, ये परपेंडिकुलर से आके हिट, ये सरफेस है, ये आके ऐसे हिट कर, देखो टेढ़ा टेढ़ा हो गया, राइट? ये सरफेस है और ये लाइट रे, देखो इसमें 90 तो नहीं बनती। तो सर हमें क्या समझ में आया, लेट्स समराइज दिस कांसेप्ट कि सर केस 1, केस 2, केस 3 कैसे डिस्टिंक्शन करें। पॉइंट 1, अगर केस 1 है या चलो अगर केस 2 है, पहले शुरू करते हैं। अगर केस 2 है, केस 2 तो लाइट कहां पे हिट करना चाहिए? हाइपोटेन्यूज में। कहां पे हिट करना चाहिए? हाइपोटेन्यूज। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अगर केस 2 है, लाइट हिट करना चाहिए हाइपोटेन्यूज। कैसे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बराबर। नेक्स्ट, अगर केस 1 है, अगर केस 1 है तो हाइपोटेन्यूज छोड़कर किसी भी दो सरफेस पे लाइट हिट कर सकती। हाइपोटेन्यूज को छोड़कर किसी भी और दो सरफेस में लाइट आकर हिट कर सकता है। बढ़िया बात है, लेकिन कैसे हिट करेगा सर? परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर। और अगर केस 3 है तभी भी हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी दो सरफेस पे लाइट हिट कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा? एट एनी एंगल, एट एनी एंगल, नॉट परपेंडिकुलर। ये तीन फैक्टर्स अगर आप याद रखते हो, ये डायग्राम आपके लिए एकदम दुर्भाग्य बन जाएगा, मतलब वेरी इजी। सो रिमेंबर दिस कि सर तीन केसेस, मैं तो फाइनल रिपीट कर रहा हूं, तीन केसेस है। केस 2 से शुरुआत करेंगे, केस 1 से नहीं। केस 2 के लिए क्या चाहिए सर? लाइट शुड हिट द हाइपोटेन्यूज एट 90 डिग्री। देखो 90, बढ़िया, केस 2 हो गया। केस 1 में लाइट शुड हिट एनी टू अदर सरफेस बट नॉट द हाइपोटेन्यूज। बाकी दो सरफेस है उसमें हिट करना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाउ? अगेन। और केस 3, लाइट शुड हिट the other two surface, not hypotenuse, but not at 90 degree, at any random angle. अगर ये केसेस आपको समझ में आ गए, ये डायग्राम बहुत आसान है। चलिए अभी कंप्लीटिंग हुआ डायग्राम को, मैंने पहला वाला रे बनाया तो दूसरा वाला रे बना, ठीक है? दूसरा वाला रे हम लोग ब्लैक से बनाएंगे। चलिए दूसरा अगेन बेस में से हम लोग राइट हैंड निकालते हैं। ये निकला मेरा, ठीक है? ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या होगा? टी आई आर। यहाँ पे क्या होगा? टी आई आर। देखो यहाँ पे एक बार ही टी आई आर हो रहा है, इस पर भी एक बार हुआ था, यहाँ पे एक बार यहाँ पे टी आई आर हो रहा है, फिर ऊपर से, ठीक है? और फिर यहाँ से बाहर। डन? अभी सर ब्लैक इज द टेल, ब्लू इज द हेड, तो वही था। ब्लैक इज ब्लैक इज द टेल, ब्लू इज द हेड। सर ये था मेरा ए बी, ये बन गया ए डैश। एज यू कैन सी मेरा जो इमेज था उल्टा हो गया, ये इन्वर्टेड ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा था, ऐसा हो गया। ये हो गया मेरा केस 3। These three diagrams should be understood and practiced very very carefully and very thoroughly, ठीक है? इसमें गलती नहीं होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो ट्रिक बताया, तीनों जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, वो तीनों कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। एग्जाम में वो लोग किसी भी तरीके से प्रिज्म दे देगा, आपको बस दो चीजों का ध्यान रखना है, कहां पे हिट कर रहा है, कैसे हिट कर रहा है। बस कहां पे हिट कर रहा है उससे आपको पता चल जाएगा केस 1, केस 2, केस 3 है कि नहीं,
कैसे हिट कर रहा है उससे पता चल जाएगा केस 1 है या केस 3। कैसे? 90 डिग्री में या रैंडम एंगल। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपका ये तीनों डायग्राम बन जाएगा। अच्छा, इस डायग्राम में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज है ना, ये स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। देखिए मेरा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, हम तो फिर भी व्हाइट बोर्ड पे किया है, आप लोग रूल कॉपी पे करोगे तो आपको और बेटर होना चाहिए, बट ये स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। इसे टेढ़ा ऊपर या नीचे नहीं जाना चाहिए, बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये आप जो प्रैक्टिस करोगे एक बार देख लीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। करेक्ट? ये गया हमारे टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म का पूरा सिनॉप्सिस, पूरा समझ। इतना ही पढ़िए, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना है इसकी वजह। इतना समझ के चले गए तो मोर देन एनफ। ओके गाइस, कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए, डाउट हो तो पूछिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो इन सेट 2 we will talk about equilateral. Now I believe all of you know what is an equilateral prism, but all the angles are 60 degree each, right? So we draw the diagram for you. 60 60 करेक्ट। इन योर एग्जाम अगर वो लोग 60 अभी नहीं है तब आपको समझना है, बिकॉज़ सारे एंगल्स इक्वल मार्क कर दिया है। ठीक है, सो तो आंसर इट्स अ 60 डिग्री प्रिज्म, दैट इज अ इक्विलैटरल। ओके, नाउ एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है, वो लोग क्या करेंगे पता है? दे ड्रॉ द एलिमेंट्स एंड दे विल से कंप्लीट द रे, नथिंग एल्स। They will draw a ray like this and they will leave it there and they will say complete the ray diagram. It's a 2 mark question you will get in the exam. कैसे करेंगे? यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाना है, ठीक है? बेसिक ज्योमेट्री जो ट्रायंगल में। पहला बात, ऑलवेज जब भी आपको एक लाइट रे दिया जाए, देखो वो कैसे हिट कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस। Whenever you have a light ray, see how it's hitting. Is it hitting at 90 degree or random angle? तो ये देख के लग रहा है सर कि ये 90 डिग्री में। एंड वी नो कि अगर कोई 90 डिग्री में हिट करता है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालिए, 20 डालिए कि सर अगर 90 डिग्री में हिट करता है तो या ये सीधा आ जाता है, कोई बेंडिंग नहीं। उसके लिए क्या करेंगे सर? उसके लिए हम लोग ज्योमेट्री इस्तेमाल करेंगे, सिंपल ज्योमेट्री। यहाँ पे नॉर्मल बनता है, ठीक है? अब देखिए मैं सारे एंगल्स को मापता हूँ, ये 90 तो सर ये भी 90, ये 60 था। तो बताइए कि ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल बनाते हैं? तो ये वाला सर इस ट्रायंगल का एक एंगल है 90, एक है 60, तो बताइए तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, राइट? एंगल्स पर ट्रायंगल को ऐड करने से 180 आना चाहिए। तो सर 90 60 दूसरा वाला होना चाहिए कितना? 30। अभी आप देखिए तो सर ये पूरा एंगल, ये जो परपेंडिकुलर बना है, ये पूरा एंगल है 90, राइट? उसमें से 30 डिग्री यहाँ पे चला गया, तो बचा कितना? 60। सी बेसिक ज्योमेट्री अगर ये नहीं आता है, आई एम वेरी सॉरी टू से गाइस, ये आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। अगर ये बेसिक कैलकुलेशन आपको नहीं आता है, ये आना ही पड़ेगा। क्लास 10 लेवल में इतना आपको आना पड़ेगा, ठीक है? सो 60 90 30, नाउ 30 पूरा का 90 जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया था उसको 30 चला गया तो बचा 60। नाउ मुझे बेसिक सा पता है कि नॉर्मल क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री के आसपास होता है, 40 42 45 इसी के आसपास। लास्ट में सिखाता है ये बात। तो सर यहाँ तो 60 डिग्री है, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने का मतलब क्या है सर? कि मेरा TIR होगा। तो सर यहाँ पे मेरा लाइट बाहर नहीं निकल पाए, क्या करेगा सर? TIR, ठीक है? अच्छा TIR हो गया। TIR में सर TIR आर मेन अगर ये वाला है 60 तो ये भी होगा 60। TIR में दोनों एंगल बराबर होता है, IR बराबर होता है। ये 60 तो सर ये पेंडिंग पार्ट कितना हो गया? ये 30 तो ये कितना हो गया सर? ये तो 60 था ऑलरेडी, तो ये क्या होगा सर? 90। ये बात आ गई। अगर आप रिपीट दिस पार्ट एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए आप लोग प्लीज कि सर ये 60 तो ये भी 60, बचा कितना? ये वाला एंगल 30। दूसरा ट्रायंगल देखो ये आप जो बना है 30 60, तो तीसरा एंगल क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। 90 में हिट करेगा तो मुझे पता है 90 में हिट करने से क्या होता है? सीधा निकल जाता है। डायग्राम कंप्लीट। तो ये हो गया आपका एक इक्विलैटरल प्रिज्म बनाया, परपेंडिकुलर हिट किया, यहां पे मैं एंगल को कैलकुलेट किया, 60 आया जो कि 42 45 से ज्यादा है। एज अ रिजल्ट TIR होगा। TIR को यहां पे हिट किया। अभी मुझे ये भी देखना है कि सर क्या यहां पे भी TIR हो रहा है, क्या यहां पे TIR हो रहा है? तो कैसे पता चलेगा सर? मैंने फिर से एंगल को कैलकुलेट किया, देखा नहीं सर यहाँ तो 90 डिग्री में हिट करता है,
हमें पता है 90 डिग्री में हिट करने का मतलब ये होगा सीधा निकल डायग्राम। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन सर, मान लो ऐसा 60 60 60 अगेन इक्विलेटरल प्रिज्म, राइट। अभी ना लाइन को मैंने सर ऐसे कैसे करेंगे सर, थोड़ा दिमाग में। पहला बात देखो कैसे हिट किया सर, क्या 90 डिग्री में हिट किया या नहीं? हाँ सर किया, वेरी गुड 90 डिग्री। तो सर सीधा जाएगा, बढ़िया सीधा जाएगा। सर आप तो बोलोगे सीधा मतलब इस सर्किस में लगना चाहिए, अरे गधा भी देखो यहाँ पे क्या इस सर्किस में लग सकता है, वो तो आ रहा है ऐसे ताकि वो बेस पे हिट करे, करने दो ना। ये वाला डायग्राम बनाया ऐसा गया है, यहाँ पे होता तो हम लोग कंफ्यूजन नहीं होते, हाँ सर कहाँ पे हिट करेगा, चलिए यहाँ पे हिट करवा। लेकिन जब यहाँ पे लाइन देखें देख के पता चल रहा है वो सीधा आएगा तो कहाँ पे हिट करेगा, सर बेस पे हिट करेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। ठीक है, तो देखो ओरिएंटेशन ऊपर गया इस साइड में, नीचे आया तो बेस, इस चीज को ध्यान में रखना है। ऊपर की तरफ गया तो इस साइड में, नीचे की तरफ आया तो बेस पे। ना सर ये है 60, ये है 90, तो ये कितना हो गया 30 हो गया। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं, ये 30 तो ये हो गया 60, 60 तो 42 से ज्यादा है, मतलब फिर से यहाँ पे क्या होगा टीआईआर होगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, चलिए टीआईआर कर देते हैं। फिर यहाँ पे हिट किया, अच्छा सर ये 60 तो ये भी 60, ये 60 तो ये रिमेनिंग पार्ट 30, ये 30 और ये तो 60 पहले से ही था, ये कितना हुआ 90। तो सर दो ही डायग्राम होते हैं हमारे इक्विलैटरल प्रिज्म, राइट ना। अभी आप लोग बोलोगे कि सर आपको ये तो दिखाना है यहाँ पे हिट कर रहा है, तो अरे भैया समझो ये तो सिमेट्रिकल फिगर है, इधर करे इधर करे इधर करे, बात एक ही है, तो थोड़ा घुमा लीजिएगा। एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपको इसको डाउन है कि सर अगर मेरा रेट मान लीजिए यहाँ पे आके तो क्या ऐसे ही, चलिए देखते हैं, ये भी करके देखते हैं। सर यहाँ पे हिट किया तो सर पहले तो स्ट्रेट जाएगा, ठीक है सर ये 90, ये 60, ये 30, ये 30 तो यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60, वो उधर 42 है, टीआईआर मतलब 60, ये 60 तो ये 30, ये 30 ये 60 तो ये 90, ये 90 तो ऐसे निकल जाएगा। तो सिंपल सा फंडा क्या समझ में कि अगर कोई इक्विलैटरल प्रिज्म है, अगर कोई इक्विलैटरल प्रिज्म है और अगर उसमें परपेंडिकुलर लाइट हिट किया, परपेंडिकुलर कहीं से हिट कर परपेंडिकुलर में हिट किया है, तो हिट करके बाहर निकल, इतना याद रखिए, हिट एंड लीव, हिट एंड लीव, ऐसा बात है, राइट। अगर एक इक्विलैटरल प्रिज्म है एंड इसमें अगर परपेंडिकुलर लाइन कहीं भी हिट कर, बस परपेंडिकुलर हिट करना चाहिए, तो एक ही फंडा याद रखिए, हिट आउट, हिट आउट, हिट आउट, बस दिस हिटिंग गोइंग आउट, दिस हिटिंग गोइंग आउट, दिस हिटिंग गोइंग आउट, दैट्स। हां एंगल्स को मार्क करना जरूरी है, बिना एंगल मार्क के अगर उसको डायग्राम बना दोगे टीचर कैन कट मार्क्स फॉर दैट, सो एंगल मार्किंग इन दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। इसमें नहीं था लेकिन इक्विलैटरल में आपको एंगल्स को मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हमारा इक्विलैटरल प्रिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया मेरा सेट 2, सेट 1, सेट 2। लेट्स मूव ऑन टू द सेट 3 ऑफ these diagrams. Now what kind of prism I have? I have a prism which is 30 90 60, one angle is 30, one is 90, one is 60. Okay, so let's take up first example. Just like this. Okay, 90 30 60, okay, 90 30 60, this is a prism that. Now the first is what is happening, so the light is coming and striking here, okay. Now first observe कैसे hit कर रहा है, perpendicular, how will it go, it will go straight, ठीक है। इतना एकदम आसान बात है, ये सबको तो सही होना चाहिए कि भाई 90 हिट करेगा तो स्ट्रेट जाए ना।
तो सर ये एंगल 90, ये 30, तो ये कितना 60, ये हो गया 30, 90 60 30। फिर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल। यहाँ सर ये हम लोग क्यों कर रहे हैं सर, ताकि हमें पता चले कि या होगा ये बाहर निकल जाए। ओके तो सर ये 30, तो ये कितना हो गया सर 60, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। 60 तो 42 से ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा, टी आया, टी आया। चलिए टी आया, ठीक है ना। ये 60 तो सर ये भी 60, ये 30, अच्छा ये भी। नाउ लुक एट द इंटरेस्टिंग, यहाँ पे होगा थोड़ा सा गर्मी। तो सर देखिए ये 30, ये 30, तो भैया ये एंगल कितना डिग्री, ये जो ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल छोटा सा, उसमें एक एंगल हो गया 30, एक हो गया 60, राइट। तो ये एंगल हो जाएगा मेरा 120। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम क्या करेंगे सर, नॉर्मल बनाएंगे। अभी ध्यान सर, नॉर्मल जो मैंने बनाया उसमें ध्यान दीजिए, नॉर्मल जो मैंने बनाया उसमें ये पार्ट तो 90 चला गया, तो 120 में से 90 इधर चला गया, तो यहाँ पे बचा कितना सर, another 30 डिग्री। नाउ टेल मी, इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 30। सो 30 इज लेस देन 42, मतलब क्रिटिकल एंगल तक पहुंचा ही नहीं है, तो बाहर निकल जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा नाउ दिस पार्ट में भी आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं कि आपको समझने में आसान है, ठीक है। दिस पार्ट थोड़ा धुंधली दिख सकता है आपको, सो आई मेक इट बिगर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये है मेरा 30, ओके, लाइट पे मेरा ऐसा, ठीक है ना। यहां पे मैंने क्या किया, ये 30 था, ये पूरा एंगल कितना था सर 120, ठीक है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाया, नॉर्मल कैसे तेरा नहीं, नॉर्मल ऐसे नॉर्मल, सब तो नॉर्मल होना चाहिए, तो मुझे ये बना दो। अभी अब ध्यान, नॉर्मल मतलब ये एंगल 90 हो गया सर, तो 120 में से 90 इधर चला गया, तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल बन गया, ये वाला। तो ध्यान दीजिए 120 में से अगर 90 चला जाता है तो बचता कितना, 120 माइनस 90 डिग्री, तो मेरा इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 30 डिग्री। अभी बताओ 42 से 30 कम है, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, अगर क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो वो टी आर करेगा ही नहीं, वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए क्या करना है। देखिए ये बात समझ में आया कि नहीं, ये मैंने इस वाले पार्ट को लिया था मैग्नीफाई करके, दैट इज अ 90 30 60 या 30 90 60 प्रिज्म, जहां पे लाइट पे अगर परपेंडिकुलर हिट कर रहा है तो ऐसे ना कैसे, इसको आप रट्टा नहीं मार सकते, प्लीज अंडरस्टैंड। एग्जाम में आपको एंगल्स कैलकुलेट करके दिखाकर ये डायग्राम ड्रॉ करना है। दिस इज द सेकंड डायग्राम ऑन द सेम ट्री, सेम प्रिज्म 90 30 90 60, डायरेक्ट इज कमिंग परपेंडिकुलर, এখানে এরকম परपेंडिकुलर এখানে এরকম परपेंडिकुलर, ঠিক আছে, कॉमन सेंस इट विल गो स्ट्रेट। नाउ लेट्स सी 90 30, this is 60, this is 60 degree, if I draw perpendicular, this is 30. Now see at this point the angle of incidence is 30 degree, it is less than critical angle, तो TIR होगा कि नहीं होगा, less than 42 is less than critical angle, तो less than critical angle means no TIR, सिंपल को क्या करेगा कि आगे होगा, right, because यहाँ पे क्या हुआ, the angle of incidence automatically became 30 degree which is less than the critical angle 42 degree, अगर 42 से कम है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लाइट जाएगा बाहर, ये एयर होगा ही नहीं, वेरी सिंपल डायग्राम, ठीक है। ओके एक थर्ड डायग्राम लेते हैं आप, सिंपल डायग्राम, ओके सेम डायग्राम, सो सेम प्रिज्म,
90, 40, 60, राइट ना। अभी लाइट पे यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो सर द मोमेंट आई सी परपेंडिकुलर आई विल गो स्ट्रेट, राइट। ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया सर 60, राइट। तो नॉर्मल बनाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं, ये हो जाएगा 30, बिकॉज नॉर्मल इज टोटल एंगल इज 90, 90 में 60 चला गया तो बचा 30, हिट किया, ये 90 ये 30 तो ये 60, 60 उसी पॉइंट पे नॉर्मल बनाया, नॉर्मल मींस 90 डिग्री, 90 में से 60 चला गया तो बचा क्या 30, 30 इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, दैट मींस अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये हमारे हो गए सेट 3 के 3 डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है सर, सेम यहां पे उन्होंने चालाकी क्या किया पता है, लाइट पे को यहां नहीं करके थोड़ा नीचे कर, तो यहां पे ऊपर से थोड़ा नीचे कर, प्लीज टेक दिस एंड नाउ दे टेल यू कंप्यूट द रे डायग्राम। आप सोचोगे सर ये तो इजी है, नहीं थोड़ा सा गूगली है यार, क्यों देखो सर जैसे लाइट को यहां पे हिट करेगा सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, ठीक है। नाउ इमीडिएटली सर हम लोग यहां पे नॉर्मल बना लेते हैं, ये 90 तो सर ये भी 90, ये 60, ये 30, तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 60, 60 इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो टीआईआर होगा, ठीक है। सर टीआईआर में ये भी 60 तो ये भी 60 हो गया, ये हो गया 30, ये 90 तो ये हो गया 60, तो यहां पे बनाएंगे नॉर्मल, ठीक है। अच्छा ये 60 तो नॉर्मल 90 तो ये बच गया 30 आपका, 30 तो 30 डिग्री इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो सर ये अभी फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अभी फ्रॉम नॉर्मल, रिमेंबर डेंसर से लेयर में जाना है, अभी फ्रॉम नॉर्मल, तो ये हो गया एक फोर्थ डायग्राम, देखो सिमिलर है, थर्ड जैसे सिमिलर है, बस डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा सा बेस की तरफ, जो लाइट जो गिर रहा है ना, लाइट इज फॉलिंग, इसको मैंने बेस की तरफ, नीचे की तरफ कर दिया, इसलिए यहाँ पे टीआईआर है, देखो नो टीआईआर, नो टीआईआर, तो अगर आपको बोला जाए कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, टीआईआर हो रहा है, इस पॉइंट में रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिमेंबर दिस, इस पॉइंट में टीआईआर हो रहा है, इस पॉइंट में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, गड़बड़ मत करिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज हैपनिंग एट द सरफेस 1 एंड सरफेस 2, सरफेस 1 में टीआईआर, सरफेस 2 में रिफ्रैक्शन, यहाँ पे देखो सरफेस 1 में रिफ्रैक्शन, सरफेस 1 में रिफ्रैक्शन, यहाँ पे देखो सरफेस 1 में टीआईआर, सरफेस 2 में रिफ्रैक्शन, तो समझिएगा अगर जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करके बाउंस कर रहा है वहां पे होता है टीआईआर, द फेनोमेनन, राइट द फेनोमेनन एट द सरफेस 1 टीआईआर, ठीक है, एंड राइट द फेनोमेनन एट सरफेस 2 रिफ्रैक्शन, दो ही फेनोमेनन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज वन फेनोमेनन एंड नॉर्मल रिफ्रैक्शन इज अनदर फेनोमेनन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज वन फेनोमेनन एंड रिफ्रैक्शन इज अनदर फेनोमेनन। तो आप अगर डायग्राम बना रहे हो पता होना चाहिए कौन से सरफेस में टीआईआर हो रहा है, कौन से सरफेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरे सेट 3 के चारों डायग्राम्स कंप्लीट। ओके, सो द क्वेश्चन हियर इज, द बोनस क्वेश्चन हियर इज like this, sir, this is a prism, right, light is coming and hitting here, here the angle is 150 degree, okay, बोल दिया गया सर क्रिटिकल एंगल ये इज लेट्स से 60 डिग्री, और कुछ नहीं बोला, चलो सारा एंगल छोड़, critical angle 60 degree. This will be simple. Immediately what we will do, the first thing we will do here is, sir, I will make a perpendicular, this is 90, this one will be 60, 150 minus 90 is 60. Now 60 अगर मेरा angle of incidence है,
then it is equal to critical angle. अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होता है तो लाइट रे ना उधर जाता है ना इधर आता है, वो अलोंग द सरफेस ऐसे. Again I'm repeating, sir, the angle of incidence here is equal to 60 degree, which is equal to critical angle. अगर angle of incidence equal to critical angle हो जाए तो लाइट रे along the surface निकल जाता है, along the surface निकलता है, ना उधर जाता है ना इधर आता है, along the surface निकल जाता है. These two are the other two bonus questions. It's a 30 equal angles. Now they have not mentioned the angles, find the angles and accordingly complete the diagram. This is a 90, 45, 45 prism. Here remember the angle of incidence is not 75 degree. This is not angle of incidence. So keep that in mind. Draw perpendicular, find the angle of incidence, accordingly decide what the diagram will look like. So one I have done as a bonus question, other two I am giving you to try and practice at home. So this is all we have in the total reflective prism. तो ये हो गया हमारा आज का मेन कॉन्सेप्ट डन. करेक्ट. एंड एज आई सेड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि भैया यहां से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस बार. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग प्लीज मेक श्योर आप इस चीज को अच्छे से समझो. मैंने समझा दिया डजंट मीन आप एग्जाम में कर पाओगे. राइट. आई एम अ लेक्चरर आउट हियर. आई एम नॉट देयर टू पुट थिंग्स इन योर माइंड एंड रिटेन इट. रिटेन करने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्लीज डू दैट. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन, इसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक में, व्हिच इज एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन. तो देखिए ध्यान से, हमने रिफ्रैक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ा, राइट. रिफ्रैक्शन क्या होता है, ग्लास स्लैब पे कैसे होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, प्रिज्म में कैसे हो रहा है, क्रिटिकल एंगल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, प्रिज्म में वो रिफ्लेक्शन कैसे होता है. वी हैव लर्नड एवरीथिंग. नाउ ये जो रिफ्रैक्शन के बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है, इसका रियल लाइफ में यूज क्या है. तो द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. प्लीज गिव द हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो आज के माइंड मैप में हमारे दो चीजें आ गए. फर्स्ट ये था हमारे माइंड मैप में आज, और दूसरा चीज हमारा आ गया है अभी एप्लीकेशन एक्सप्लेन ऑफ एप्लीकेशन of refraction. This is the last part of the topic. ये था हमारा आज का माइंड मैप का पार्ट 1 और ये आज का माइंड मैप का पार्ट 2. So here the concept says when we talk about applications of refraction, we are talking about something called real depth and apparent. Apparent depth. Real depth and apparent. This is the concept that we will talk. ठीक है. Now इसमें क्या क्वेश्चन था पहले ये जरा बता. ये क्वेश्चन बेस्ड है. एक आ सकता है आपका इससे न्यूमेरिकल, एक इसका फॉर्मूला है उससे न्यूमेरिकल आ सकता है. दूसरा आ सकता है यहाँ से आपका एप्लीकेशन बेस्ड डायग्राम. तो मैं माइंड मैप करना था, उसके दो ही चीजें आ सकते हैं. टू थिंग्स कैन कम फ्रॉम दिस. इसके अलावा कुछ आता नहीं है. एक होता है सर न्यूमेरिकल और एक होता है सर आपका रीजनिंग प्लस डायग्राम. ठीक है, यही दो चीज आता है सर, और कुछ नहीं है. तो हम सर न्यूमेरिकल वाला पार्ट को बात. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट न्यूमेरिकल वाला पार्ट. लेकिन सर न्यूमेरिकल वाला पार्ट समझने के लिए डायग्राम में एज एन एग्जांपल लेना पड़ेगा. ओके, सो लेट मी टेक अ वेरी सिंपल डायग्राम. नाउ लेट्स से इसका एक बेसिक से एग्जांपल आपको देता हूं कि आप घर में भी ट्राई करके देख चुके हो, शायद तो कर सकते हो. तुम्हारा यू नॉट डन इट बिफोर. ये हमारे कंटेनर. ठीक है, इसमें से मैंने रख दिया है लेट्स से कोई भी लिक्विड, लेट्स से पानी. ठीक है. नाउ हमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर एक पॉइंट मैंने ड्रॉप. ठीक है, एक पॉइंट मैंने ड्रॉप. द ब्लैक डॉट इज माय पॉइंट. ओके, नाउ अभी हम इस पॉइंट को ऐसे ऊपर से देखें, बड़े बड़े आंखों से देखें.
आई एम ऑब्जर्विंग द पॉइंट। नाउ लेट्स से पानी का जो डेप्थ है कितना डीप है, मान लेते हैं सर, लेट्स अज्यूम तो पानी का जो डेप्थ है सर ये लेट्स से 20 सेंटीमीटर ओरिजिनल डेप्थ, ठीक है 20 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट विल हैपन इज जब मैं ऊपर से इस पॉइंट को देखूंगा मुझे लगेगा कि ये पॉइंट यहां पे नहीं है, ये पॉइंट समवेयर यहां पे, मतलब मुझे लगेगा कि ये पॉइंट मे बी 15 सेंटीमीटर डीप। लॉजिक को समझो, एक्चुअली में कितना नीचे है पॉइंट 20 सेंटीमीटर, हमें लगेगा क्या नहीं सर वो तो 15 सेंटीमीटर नीचे, मतलब एक्चुअली में पॉइंट का जो हाइट है वो ऊपर आ जाए, क्या एक्चुअली पॉइंट ऊपर आ रहा है नहीं, हमें लग रहा है। और यही है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन की वजह से हमें रियल डेप्थ नहीं दिखता है, हमें एक नकली डेप्थ दिखता है, नकली डेप्थ। उस नकली डेप्थ को हम लोग क्या कहते हैं, एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो सर इस नकली डेप्थ को हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं 215, क्या एक्चुअली में मतलब है नो सर, हमें लग रहा है, हमें लग रहा है कि सर जो मेरा पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो ऊपर आ गया तो सरफेस से कितना नीचे है सर, ओरिजिनल 20 सेंटीमीटर नीचे था, लेकिन हमें लगेगा कि तो 15 सेंटीमीटर नीचे। तो दिस इज द सेम रीजन, अगर आप स्विमिंग पूल के बाहर से देखोगे, अरे आप सोचिए कम पानी है, जैसे कूदोगे आप काफी हद तक डूब जाओगे, मतलब आपको लगेगा तो बहुत ज्यादा डीप है, लेकिन ऊपर से क्या लग रहा था, तो स्विमिंग पूल का पानी कम है। तो स्विमिंग पूल का पानी कम क्यों दिखता है, बिकॉज हम जब बाहर से देख रहे हैं हमें उसका रियल डेप्थ दिखता ही नहीं है, हमें कौन सा डेप्थ दिखता है, एपरेंट डेप्थ, हमें दिखता है एपरेंट डेप्थ, इसीलिए हमें लगता है कि स्विमिंग पूल उतना डीप नहीं है, करेक्ट। वो जो पानी है उसमें जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उस वजह से हमें नकली डेप्थ दिखता है। सर एक काम करते हैं, 2050 नहीं लिखकर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सर, आरडी, आरडी मतलब रियल डेप्थ, और 15 को क्या सर मैं काट के लिख सकता हूँ सर, एडी, एडी मतलब एपरेंट डेप्थ, बिकॉज़ 20 और 15 में रैंडम लिया, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो सर ओरिजिनल डेप्थ को हमने आरडी बोला और जो फेक डेप्थ है उसको एडी बोला। रिमेंबर हम सब डेप्थ को कहां से मेजर कर रहे हैं, सरफेस से मेजर। तो अभी अगर कोई मुझे पूछेगा तो सर पॉइंट कितना ऊपर चला गया, सर पॉइंट कितना ऊपर चला गया, हम इसको कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट। एक तो लैटरल शिफ्ट याद करो, ग्लास स्लैब में हमने लैटरल शिफ्ट सीखा था, ये है मेरा वर्टिकल शिफ्ट, इसको हम लोग एस से वर्टिकल शिफ्ट या एस, करेक्ट। तो सर न्यूमेरिकल के फॉर्मूला क्या लगता है सर, वेरी सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय, ये है आपका फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट। अच्छा ना एक चीज यहाँ पे समझिए सर, आपने जो बोला था यहाँ पे लिखना होता है कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है, इसको लिखना होता है, तो यहाँ पे लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है सर, लाइट यहाँ पे पॉइंट से निकलकर हमारे आंखों में जाता है। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको दिखाना चाहूँ, ओके, इट्स अ लाइट रेज कमिंग लाइक दिस, या पेंट कर रहा है ऐसे लोग, राइट। और अगर इसी लाइट रे को अगर मान लो हमारा आंख पे है, इसी यहाँ पे हमारा आंखों क्या लगेगा, एज इफ ये लाइट रे कहां से आ रहा है सर, इस तरह से। तो हमारे आंखों को ये धोखा होता है कि लाइट रे सीधा आ रहा है, तो हमें ये समझ में नहीं आया कि लाइट रे यहाँ पे बेंड किया, हमारे आंख जो है वो ये नहीं समझ पाते हैं इस सरफेस पे लाइट रे बेंड किया, हमारे आंखों को लग रहा है कि लाइट रे सरफेस से जो आ रहा है वही पीछे की तरफ एक्सटेंड करेगा तो यहाँ पे इमेज बनेगा। एक्चुअली ये है मेरा ऑब्जेक्ट, हमें कौन सा दिखता है सर, हमें ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं, हमें ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं, हमें क्या दिखता है सर, हमें तो इमेज दिखता है, हमें इमेज जो कि ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया, क्यों, बिकॉज़ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ सीधा गया बेंड हुआ, रिफ्रैक्शन वैसा में लिखा कि ऑब्जेक्ट नीचे और इमेज ऊपर आ चुका, ये है हमारा कॉन्सेप्ट, राइट। इससे यहाँ पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या लिखूंगा, 1 to 2 2 to 1 क्या लिखेंगे, व्हाट वी आर राइटिंग, व्हाट वी आर राइटिंग, ऑलवेज रिमेंबर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एक्सप्रेशन हमेशा रेयर
टू डेंसर के हिसाब से। तो इसको अगर मैं मीडियम 1 बोलूं, इसको अगर मैं मीडियम 2 बोलूं, इट्स 1 ऑलवेज डजंट मैटर के लाइट। अब बोलोगे लाइट तो सब 2 से 1 में जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमने जब ये फॉर्मूला डिराइव किया, ये फॉर्मूला कैसे आया सर, उसका प्रूफ आप लोग के क्लास 10 में नहीं है, क्लास 12 में है। लेकिन जब ये प्रूफ किया हम लोगों ने, हमने ये नोटिस किया कि सर हम लोग इवन दो लाइट इज कमिंग फ्रॉम 2 to 1, हम लोग लिखने के टाइम फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, 1 to 2 रियल लिखते हैं। तो उल्टा कर देंगे तो एपेंड में रियल लिखो जाए। अगर उल्टा कर देंगे 2 to 1 कर देंगे, 2 से 1 कर देंगे तो एपेंड में रियल लिखो जाएगा। ठीक है, तो रिमेंबर ये फॉर्मूला हमारा एक्सप्रेशन है जहां पे हम लोग लिखने के टाइम 1 से 2 लिखते हैं। जरूरी नहीं कि लाइट यहाँ पे 1 से 2 मिल जाए। अगर आपको ऐसे ही लिखना है तो आप लिखो 2 to 1, फिर इसको उल्टा कर दो, एपेंड टू रियल। इसको रिवर्सिबिलिटी का रूल कहा जाता है, जो हमने सिखाया था फर्स्ट क्लास में, राइट। तो 1 to 2, लेकिन एक्चुअली तो 2 से 1 में जा रहा है, तो अगर 2 से 1 लिखना है तो उसको कट करेंगे, बट नॉर्मली हम यही लिखते हैं बिकॉज इसी से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, इसी से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व। अब यहाँ पे सर इस एस का क्या है, बहुत सिंपल है। देखो क्या मैं बोल सकता हूँ कि रियल डेप्थ is nothing but apparent depth plus shift, right? तो अगर मैं सिर्फ रियल डेप्थ का फॉर्मूला यहाँ पे डाल दूं तो मेरा एक और फॉर्मूला बन जाएगा mu1 equals to apparent depth plus shift by apparent depth, right? अभी अगर इसको मैं अलग अलग करके लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ mu12 equals to apparent depth by apparent depth plus shift by apparent depth cancel। तो मेरा एक और फॉर्मूला से आ गया सर mu12 equals to 1 plus shift by ठीक है। अच्छा सर क्या मुझे दो फॉर्मूला याद करना है? नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा। आप बस इन दो फॉर्मूलास को याद, दिस वन एंड दिस। ये तो सिंपल है, देखिए तो चलो रियल डेप्थ मतलब एपरेंट डेप्थ प्लस वर्टिकल शिफ्ट। ना अगर आपको इनमें से कोई भी दो इंफॉर्मेशन दिया है, मान लो आपको शिफ्ट दे दिया गया है, म्यू दे दिया गया, बोला गया रियल डेप्थ निकाल, आपको शिफ्ट दिया गया है, आपको म्यू दिया गया है, आपको बोला गया आप रियल डेप्थ निकालो, तो क्या करोगे? तो सर सिंपली आप करोगे यहाँ पे पहले यहाँ से आप रियल डेप्थ का वैल्यू निकालोगे, दो जगह शिफ्ट म्यू इनटू एपरेंट डेप्थ, फिर वो रियल डेप्थ का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, शिफ्ट का वैल्यू पुट करोगे, वहां से आपको एपरेंट डेप्थ आ जाएगा, एपरेंट डेप्थ और शिफ्ट को सबट्रैक्ट करोगे तो रियल डेप्थ, ऐड करोगे तो रियल डेप्थ आ जाएगा। सो बेसिकली एक न्यूमेरिकल में लेकर आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कांसेप्ट क्लियर हो जाए, बट आपको यही दो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। डायरेक्टली क्या याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। ओके, अच्छा अभी अगर आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते वक्त हमारा ऑब्जर्वर कहां पे था? सर हमारा ऑब्जर्वर था रेयर मीडियम, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे था? सर डेंसर मीडियम। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला भी मैंने आपको दिया है, ये वाला फॉर्मूला, इसमें ऑब्जर्वर हमारे रियल मीडियम में है एंड ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं वो हमारा डेंसर मीडियम। ठीक है, लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, मतलब अगर ऐसा हो जाए कि मेरा ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है सर और मेरा ऑब्जेक्ट रियल मीडियम, सर ये कैसे हो सकता है? सर वेरी सिंपल, मान लो आप स्विमिंग पूल के नीचे बैठे हो और आपका दोस्त स्विमिंग पूल के बाहर है। अभी आप किसे देख रहे हो? आप डेंसर मीडियम में हो, यू आर द ऑब्जर्वर, और किसको देख रहे हो? अपने दोस्त को देख रहे हो जो कि है ऑब्जेक्ट। और आपका दोस्त क्या है? आपका दोस्त अगर देखेगा तो वो है ऑब्जर्वर जो कि रेयर मीडियम में है, और आप हो अंदर में पानी जो कि डेंसर मीडियम। तो देखो दो पर्सपेक्टिव है, आइदर आप पानी के नीचे से अपने दोस्त को देख सकते हो जो कि ये वाला केस हो जाएगा, तो ऑब्जर्वर जो है जो देख रहा है पानी के अंदर डेंसर मीडियम,
और जिसको देख रहे हैं अपने दोस्त वो पानी के बाहर, उल्टा भी हो सकता है, पानी के बाहर जो दोस्त है वो आपको देख रहा है, मतलब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है और आप डेंसर मीडियम में है, करेक्ट। अच्छा तो सर इसमें क्या होता है सर, इसमें फॉर्मूला में छोटा सा चीज बदल जाता है। देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, म्यू 1 2 लिखेंगे, से 1 2 इक्वल्स टू उल्टा हो जाएगा एपरेंट डेप्थ बाय डी, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो सर अगर हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ऑब्जर्वर कहां पे है और हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, जिसको देखा जा रहा है वो। देखो सेम चीज है बस उल्टा हो, क्यों? बिकॉज अभी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंटरचेंज है। तो अगर ऑब्जर्वर रियल में है तो ऑब्जेक्ट टेंशन में, तो ये वाला फॉर्मूला रियल डेप्थ पे आ जाएगा। अगर उल्टा हुआ कि अगर ऑब्जर्वर टेंशन मीडियम में है और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम, तो म्यू1 हो जाएगा एपरेंट डेप्थ बाय रियल। अच्छा सर तो फिर इसका फॉर्मूला क्या बदलेगा, देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा कि एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ प्लस, एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ प्लस, उल्टा हो गया। देखो रियल डेप्थ जगह इंटरचेंज, जैसे यहाँ पे इंटरचेंज हुआ वैसे यहाँ पे इंटरचेंज। तो सर इसका कोई इंपैक्ट होगा क्या, मतलब फॉर्मूला बदलने से कुछ इंपैक्ट होगा? देखो इस केस में क्या होता है ना, ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट को देखता है वो ऑब्जर्वर के पास आ गया, पॉइंट जो देख रहा है उसके पास आ गया, ऑब्जर्वर देख रहा था पॉइंट उसके पास आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट appears closer to observer, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है ना वो ऑब्जर्वर के करीब आ जाएगा, पास आ जाएगा। यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट appears taller to observer, मतलब सिंपल सा लॉजिक, आई विल गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सर अगर आप स्विमिंग पूल के अंदर थोड़ा सा कमर तक पानी में चले गए, इफ यू आर ऑलरेडी हाफ बॉडी इनटू द स्विमिंग, हाफ ऑफ योर बॉडी इज इनसाइड द स्विमिंग पानी में, आपको लगेगा कि आपका पैर छोटा हो गया, इफ यू ऑब्जर्व इट आपको लगेगा कि आपका पैर छोटा हो गया। सिमिलरली मान लो सेम एग्जांपल, आप स्विमिंग पूल के नीचे हो पानी के अंदर, आपका दोस्त बाहर, अभी आपका दोस्त जो एयर में है जब वो आपको देखेगा, मतलब ऑब्जर्वर एयर में है और आप पानी के अंदर, आप कैसा दिखोगे, छोटा दिखोगे, लगेगा कि आपका, आपके दोस्त को लगेगा कि आप उतना डीप पानी में नहीं हो, दैट मींस यू विल अपीयर क्लोजर टू योर फ्रेंड, बट एक्चुअली आप बहुत डीप पे हो, आप स्विमिंग पूल के एकदम नीचे जाकर बैठे हुए हो, लेकिन वो जो बाहर से देखेगा उसको लगेगा कि नहीं वो उतना डीप पे नहीं है, दिख रहा है आसपास ही होगा, सामने ही होगा, थोड़ा सा एक दो हाथ पीछे होगा। तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वो जो पानी के अंदर, आपके दोस्त को लगेगा वो पास आ चुके हैं, क्लोजर आ चुके हैं। लेकिन अगर उल्टा सोचो कि सर अगर आप पानी के अंदर अपने दोस्त को देख रहे हो पानी के बाहर, लेकिन ओरी बाप रे बाप मेरा दोस्त तो लंबा हो गया, एक्चुअली लंबा नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि आप डेंसर मीडियम में हो, आपको लग रहा है कि आपका दोस्त काफी लंबा हो चुका है। सो इन अदर वर्ड्स ये जो मछलियां होता है, मछली जब पानी के अंदर से इंसानों को देखता है ना, उसको लग रहा है बाप रे अभी तो पूरा दाना वैसा बड़ा बड़ा दिखेगा हम लोग, बिकॉज एनी मछली, एनी फिश ऑब्जर्विंग फ्रॉम इनसाइड द वाटर, अ पर्सन हु इज आउटसाइड द वाटर विल अपीयर टॉल। सिमिलरली अगर इंसान मछली को देखेगा तो वो लगेगा ये तो पानी के एकदम पास है, सरफेस के पास है, हाथ देके पकड़ ले, लेकिन एक्चुअली वो काफी डीप। तो इंपैक्ट को समझिए, एप्लीकेशन रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, कि रिफ्रैक्शन कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में काम आ रहा है, कैसे काम आ रहा है कि सर अगर मैं पानी के बाहर हूं और पानी के अंदर कोई चीज है तो रिफ्रैक्शन की वजह से लगेगा कि भाई वो मेरे करीब आ चुका, लेकिन अगर हम पानी के अंदर है और पानी के बाहर कोई चीज है तो रिफ्रैक्शन की वजह से लगेगा कि वो मेरे से दूर चला गया, मतलब लंबा हो।
ये है हमारा रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन। मैंने पूरा समराइज कर दिया, राइट। अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं समझ में है मत समझिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट नीडेड। लेकिन आप ये दो फॉर्मूला दो केसेस, प्लीज अंडरस्टैंड, दो केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर कहां पे है और ऑब्जेक्ट कहां पे। बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड करोगे ये फॉर्मूला लगाना है या ये फॉर्मूला, ये लगाना है या ये लगाना है। और इफेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपीयर्स क्लोजर, ऑब्जेक्ट अपीयर्स शॉर्टर। ये इफेक्ट को समझ के रखिएगा। रीजनिंग क्वेश्चन, जब रीजनिंग क्वेश्चन में लिखोगे तो ये लाइन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं और अगर ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपके रीजनिंग में नंबर नहीं आएगा। अगर कोई भी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ये लाइन जो है ब्लू में लिखा है और द वर्ड रिफ्रैक्शन, ये आपके आंसर में होना चाहिए, राइट। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर कहां पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे, ऑब्जर्वर कहां पे है, ऑब्जेक्ट। दिस एंटायर पार्ट इज कमिंग अंडर एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये था रियल डेप्थ, एब्सोल्यूट डेप्थ का टोटल कांसेप्ट, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया, ये दो स्टेटमेंट लिखना है, रिफ्रैक्शन वर्ड होना चाहिए और ध्यान दीजिएगा ऑब्जर्वर कहां पे, ऑब्जेक्ट। हमारा से बच गया सर डायरेक्टली, ये वाला हमारा बच गया। राइट डाउन फैक्टर्स, इसका फैक्टर्स है ये जो वर्टिकल शिफ्ट में लिखा है ना, इसके फैक्टर्स, ठीक है ना। बिना सोचे समझे एक फैक्टर तो मैं बोल ही सकता, जो मैंने पहले ही बोल दिया था कि कोई भी टॉपिक उठा दे, अगर फैक्टर्स पूछा जाए इस चैप्टर में तो एक फैक्टर तो हमेशा होगा। बताइए क्या है, बताइए क्या है। वन फैक्टर व्हिच इज ऑलवेज बी देयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी गुड, ठीक है। लैटरल शिफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव, ये तो पहला पॉइंट, ये तो पहला, ठीक है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा लैटरल शिफ्ट। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो इमीडिएटली एक और पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ बोला है। दैट मींस रेड लाइट के लिए शिफ्ट कम होगा। अगर कोई रेड कलर का ऑब्जेक्ट रख देंगे ना तो वो तब ऊपर नहीं आएगा, लेकिन अगर ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट रख देंगे ज्यादा ऊपर आएगा। इसका एक क्वेश्चन भी हमें दे दूंगा, आई गिव यू वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस कांसेप्ट अभी के लिए, ठीक है। तो सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है तो वेवलेंथ के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल। एंड थर्ड पॉइंट, अगर आपको लैटरल शिफ्ट याद है तो इसमें आपको पॉइंट याद होगा थिकनेस ऑफ द स्लैब है, सेम यहां प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। कि मीडियम कितना थिक है, मतलब ये रियल डेप्थ कितना है भाई, रियल डेप्थ कितना है, जितना ज्यादा रियल डेप्थ होगा उतना ज्यादा मेरा शिफ्ट। थिकनेस यहां पे मीन कर रहा है कि रियल डेप्थ कितना डीप है पानी, जितना डीप होगा उतना ज्यादा थिकनेस होगा, जितना थिकनेस होगा उतना ज्यादा शिफ्ट होगा। तो ये तीन फैक्टर्स याद रखिए, दो तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ। तीसरा याद रखिएगा कि सर शिफ्ट जो है वो थिकनेस, मतलब कितना डीप है मेरा, ओरिजिनल डेप्थ कितना है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन आता कैसे, वेरी सिंपल, आपको बोल दिया जाएगा कि सर एक पेपर है, पेपर में लिखा हुआ है VIBGYOR, ये लिखा है, ठीक है। हर एक लेटर, हर एक तो जो अल्फाबेट है वो उसी कलर से लिखा है। V वायलेट पे लिखा गया है, I इंडिगो में लिखा गया है, B ब्लू में लिखा गया है, G ग्रीन में लिखा गया है, Y येलो में लिखा गया है, O ऑरेंज में लिखा गया है, R रेड में लिखा गया है। सो ऑल द लेटर्स आर रिटन इन देयर इंडिविजुअल कलर्स। फिर हमने क्या किया, इस पेपर को लेकर पानी के अंदर रख दिया, पेपर को लिया पानी के अंदर रख दिया या ग्लास स्लैब के नीचे रख दिया, कोई भी हो सकता है, पानी के अंदर रखो या ग्लास स्लैब के नीचे रखो, योर चॉइस। फिर पूछा जाएगा बताइए क्या सब लेटर्स का वर्टिकल शिफ्ट इक्वल होगा। द क्वेश्चन विल बी इफ आई राइट इन अ पीस ऑफ पेपर द लेटर द वर्ड VIBGYOR in their individual colors, if I write the word VIBGYOR in their individual colors and place it under water or place it under a glass slab, will the shift be equal for all letters? Explain. दो बार का क्वेश्चन, will the shift be equal for all letters? Explain. Answer is no, shift will not be equal, shift will not be equal। क्यों सर? देखो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, किसका वेवलेंथ ज्यादा है सर, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका शिफ्ट सबसे कम होगा। किसका वेवलेंथ कम है सर,
वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए वायलेट का शिफ्ट सबसे ज्यादा है। दिखेगा कि V सबसे ऊपर है, फिर थोड़ा नीचे I, थोड़ा नीचे ब्लू, थोड़ा नीचे ग्रीन, सबसे कम ऊपर कौन जाएगा? रेड। तो आंसर लिखिए कैसे? So the shift will not be equal for all the letters of the word Vibgyor. Violet will have maximum shift, red will have minimum shift because red has maximum wavelength and violet has minimum wavelength. खत्म, that's your answer. To the point. To the point. कि नहीं सर, सबका शिफ्ट इक्वल नहीं होगा, किसका सबसे ज्यादा होगा? वायलेट का। किसका सबसे कम होगा? रेड का, बिकॉज रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम। That's it, done. Try not to make stories, write to the point answer. तो ये क्वेश्चन इस फैक्टर से आ सकता है, ठीक है? That was a analytical question which can come from this particular topic. Okay. So here we are taking a numerical question, okay, sample question. It's a numerical question. So it says that a coin is placed in a liquid whose refractive index is 4/3. Okay. Now बोला गया है when the coin is viewed from the top, जब ऊपर से देख रहे हो, the shift is 2 millimeter. मतलब the coin is raised by 2 millimeter. The coin is raised by मतलब shift is 2 millimeter. ठीक है? Now they simply asking you find the depth of the coin in the water. मतलब real depth. कॉइन कितना डीप पे रखा गया, फाइंड द डेप्थ ऑफ द कॉइन इन वाटर। नाउ आई हैव टू फाइंड द आरडी। ठीक है, कैसे करेंगे? चलिए देखिए, वेरी सिंपल। सर सबसे पहले हमें पता है कि सर कॉइन पानी में है, हम एयर में है, मतलब ये कंडीशन, ऑब्जर्वर एयर में है, कॉइन पानी के अंदर, तो ये कंडीशन, ये चेक करना पड़ेगा पहले ये या ये, तो हमें पता चल गया सर ये वाला कंडीशन। तो ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या है सर? ये वाला पार्ट रखते हैं इसे, फॉर्मूला इज mu equals to real depth by apparent depth। वेरी गुड। अच्छा तो सर अभी यहां से ये तो ना रियल डेप्थ का apparent depth है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा लॉजिक देखो, mu का वैल्यू पता है 4/3, ठीक है? आपको चाहिए क्या? रियल डेप्थ। तो आप एक काम करो, यहां से हम apparent depth को सब्जेक्ट बनाओ, यहां से क्या सब्जेक्ट बनाओगे? apparent depth को सब्जेक्ट बनाओ। तो कैसे बनाएंगे सर? इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय apparent depth। apparent depth को ऊपर लेके आओ, 4/3 को नीचे लेके, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। तो apparent depth इक्वल्स टू 3 into रियल डेप्थ बाय 4। देखो c ऊपर गया, 4 नीचे आया, apparent depth ऊपर। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला में लगा, फर्स्ट फॉर्मूला में लगा। अभी मेरा सेकंड फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्या है सर? सेकंड फॉर्मूला है मेरा रियल डेप्थ इक्वल्स टू एपरेंट डेप्थ प्लस शिफ्ट। ये मेरा सेकंड फॉर्मूला। रियल डेप्थ कितना मुझे नहीं पता, राइट? एपरेंट डेप्थ कितना है सर मुझे पता है, ये देखो ये है एपरेंट डेप्थ, लिख देते हैं 3 रियल डेप्थ बाय 4 प्लस शिफ्ट कितना है सर 2 mm, ठीक? सिंपल। अभी हम लोग क्या करेंगे सर? सर इसका एलसीएम ले लेते हैं फटाफट। क्या हो गया सर? यहाँ पे जगह कम है, लिखते हैं आरडी इक्वल्स टू 3 रियल डेप्थ प्लस 8/2, ठीक है? एलसीएम सॉरी 8/4 है, 8/4। अभी सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 into रियल डेप्थ equals to 3 into real depth plus 8। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, now 4 minus 3 is 1, so real depth equals to 8 mm। that's your solve, that's simply your question। तो देखो मैंने कोई ये फॉर्म ये लगा सकता भी, ये लगा था एक बार में आ जाता मेरा आंसर। ये लगा देते ना 1 plus shift होता है एपरेंट एक बार में आ जाता, लेकिन मैं क्वेश्चन है क्या आपको ये याद रहेगा? याद रहेगा तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करता। इसीलिए फॉर्मूला सेट में लिख के रखा है, देखो ना, u के जगह पे लिख देता 4/3, s के जगह पे लिख देता 2, एपरेंट डेप्थ आ जाता, एपरेंट डेप्थ यहां पे डाल दो तो रियल डेप्थ आ जाता भैया, एपरेंट डेप्थ शिफ्ट तो रियल डेप्थ हो जाता। लेकिन हमने क्या बोला कि अगर आपको ये याद नहीं है तब क्या करोगे? सब कुछ लगाओगे बैठ के एग्जाम में, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप दिमाग लगाओगे। क्या लगाओगे? सर आपने तो ये फॉर्मूला बोला था इजी है सर, ये फॉर्मूला में लगा दिएगा आप,
यहाँ से मैंने क्या निकाला, एपरेंट निकाला सर, बहुत बढ़िया। फिर सेकंड फॉर्मूला आपने बोला था सर, वो भी लिख दिया सर मैंने। उसमें मैंने क्या किया, एपरेंट का वैल्यू पुट किया, फिर हमने एलसीएम वगैरह किया, वहां से मुझे रियल डेप्थ आ गया 8 मीटर। The real depth is 8 मीटर। So this is one kind of a numerical which you can get. तो ये हो गया हमारा numerical. So when we talk about these diagrams, what are the diagrams that we talk about? We will talk about consequences of refraction. Consequences, right? Consequences of refraction. In other words, effects. Consequences को आप लोग effects भी बोल सकते हैं, effects. ठीक है? In other words, effects of refraction. Point number one, right? Point number one. Point number one. Twinkling of stars. Twinkling. आसमान में जो तारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, इसे twinkling of stars कहा जाता है, and that is because of refraction of light. Right? The twinkling of stars is due to refraction of light. Point number two. Point number two. The sun is seen in the sky. The sun is seen in the sky few minutes before sunrise. The sun is seen in the sky few minutes before sunrise and few minutes after sunrise. Sorry, after sunset. Few minutes before sunrise and few minutes after sunset. The sun is seen in the sky few minutes before sunrise and few minutes after sunset. Few minutes after sunset. Okay, मतलब सनराइज के पहले आपको सन दिखना शुरू हो जाता है और सनसेट के बाद भी सन आसमान में दिखता है. Again, reason is refraction of light. That's point number 2. Point number 3 right now. अच्छा, let me give the diagram. इसका डायग्राम ले लीजिए. दोनों पॉइंट आपको लिखा है ना, twinkling of stars and sunrise, sunset. इसका डायग्राम कैसा होता है मैं आपको दिखा दूं. See, the sun is here. लाइट रेज आ रहा है, जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है ना, वो बेंड कर रहा है, बेंड करके हमारे आंखों तक पहुंचता है. हमारे आंखों को लग रहा है कि सर एक्चुअली ये लाइट यहाँ पे इस जगह से आ रही है. एक्चुअली द सन इज हियर, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दिखेगा कि सन यहाँ पे है, राइट? सिमिलर गोस फॉर स्टार्स. ये स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? बिकॉज सर जैसे हम लोग देख रहे हैं, मान लो एटमॉस्फेयर के लेयर्स तो मूव कर रहे हैं, एयर लेयर्स ना मूव कर रहे हैं, जैसे मूव कर रहे हैं लाइट का बेंड हो जा रहा है, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी आगे कभी पीछे. क्यों? बिकॉज द लेयर्स ऑफ एयर इन बिटवीन इज कांस्टेंटली मूविंग. एज अ रिजल्ट द रिफ्रैक्टेड रे व्हिच इज एंटरिंग आवर आई, वो भी अपना जगह चेंज कर रहा है. तो दिस इज द डायग्राम यू ड्रॉ. अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का या फिर सनराइज और सनसेट, सनराइज एंड सनसेट एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इन दो क्वेश्चन अगर एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अगर आता है तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, राइट? Yes, you will draw this diagram. So how do you write the answer? They will tell you what is the reason for twinkling of stars. You will simply write twinkling of stars is an effect of refraction of light. Because या फिर ऐसे लिखना है, due to refraction of light, twinkling of stars is observed. Then you draw this diagram. बस काम खत्म. 2 मार्क का आंसर. Without the diagram, ये रीजनिंग का कोई मतलब होता ही नहीं. So if these reasonings come, twinkling, sunrise, sunset, you have to give a diagram. क्वेश्चन में मेंशन हो या ना. नहीं डायग्राम दोगे, सिर्फ एक लाइन लिख के आ जाओगे, हाफ मार्क्स मिलेंगे. A coin kept in a beaker containing water appears to be raised. जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कॉइन रखा गया है, लग रहा है कि ऊपर आ चुका है. A coin kept in a beaker containing water appears to be raised. Point number 4. Point number 4. A printed paper kept under a glass slab. A printed paper kept under a glass slab appears to be raised. Appears to be raised. A printed paper kept under a glass slab appears to be raised. Okay. Next, point number 5. A swimming pool or a tank. A swimming pool or a tank
appears shallow. A person's leg appears shorter. A person's leg appears shorter when standing in a pool of water. Right? अभी जो मैंने आपको 4 पॉइंटर्स दिए, कॉइन, पेपर, शैलो स्विमिंग पूल, लेग्स appear shorter, चारों का एक ही डायग्राम है. चारों का एक ही डायग्राम है. प्लीज नोट डाउन फॉर यू. All these 4 have only one diagram. हाँ? सुंदर लगा. For all the 4 cases जो मैंने अभी आपको, all the 4 cases which were given right now, you will draw this single diagram. The single diagram. Okay? All the 4 cases, this one diagram. That's it. ठीक है? तो चारों आपने बताया. Coin appears raised, letters of a printed paper appears raised, tank appears shallow, legs appear shorter. This diagram. Reason? Because of refraction of light, you need to draw this diagram. Same diagram for all the 4 cases. Okay. Now write down. Next case. Next case. A stick appears broken when partially dipped in water. A stick appears broken when partially dipped in water. देखिए, ये डायग्राम में a stick appears broken when partially dipped in water. एक मतलब एक डंडे को अगर आप आधा अधूरा पानी में डुबा दोगे ना, तो लगेगा यहाँ से बेंड हो चुका है, यहाँ से ब्रेक हो चुका है. एक्चुअली में ब्रेक नहीं हुआ है, ये ब्रेकिंग क्यों दिख रहा है? बिकॉज़ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दिस इज द थर्ड डायग्राम. ठीक है? A stick appears broken when partially dipped in water. डायग्राम को सही से प्रैक्टिस कर लीजिए. बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन अगर लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा. क्वेश्चन में कभी नहीं बोलता ड्रॉ डायग्राम, बट यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम विद दिस क्वेश्चंस. ठीक है? लास्ट क्वेश्चन लिखिए. लास्ट क्वेश्चन. राइट. लास्ट क्वेश्चन. A fish observing a man from underwater. A fish observing a man from underwater seems taller. A fish observing a man from underwater seems taller. ठीक है? मैं यहाँ पे बता देता हूँ. मुझे दिखेगा कैसा कि ये बहुत लंबा है. You will appear to be taller. Right? For whom? For a fish. क्योंकि यहाँ पानी का नहीं. करेक्ट. देखिए क्या होता है. अभी लाइट रेस कहाँ से ट्रैवल कर रहा है? From air into the eyes of the fish. From air into the eyes of the fish. इसको कैसे बनाना है देखिए. बहुत सिंपल है. एक मिनट रुकिएगा बाबू, आवाज नहीं आ रही. मछली है, ये पानी के अंदर में है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है. अभी ऑब्जेक्ट में से लाइट रे आ रहा है. जैसे डेंसर मीडियम में घुसा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड और मछली के आंखों में घुस गई. मछली को क्या लग रहा है कि ये लाइट रे सीधा किसी पॉइंट से आ रहा है यहाँ से, इसलिए मछली को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट बहुत लंबा हो चुका है. बट एक्चुअली वो लंबा नहीं है, बिकॉज लाइट ने बेंड किया, रिफ्रैक्शन हुआ, इसी वजह से उसको लग रहा है कि लाइट पीछे से आ रहा है और इसलिए ऑब्जेक्ट इतना लंबा लग रहा है. करेक्ट. ये वाला कौन सा डायग्राम है? ये एक्सेप्शनल है. देखो इन सब केसेस में क्या था, मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो डेंसर मीडियम था. यहाँ पे डेंसर मीडियम. यहाँ पे देखो जो ऑब्जर्वर है वो रेयर मीडियम. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑब्जर्वर कहाँ पे है सर? ऑब्जर्वर नहीं, यहाँ पे ऑब्जर्वर OBACR ऑब्जर्वर कहाँ पे है सर? रेयर मीडियम. इन दोनों में क्या है? इन दोनों में सर ऑब्जर्वर कहाँ पे? इन दोनों में दिस वन
as well as this one. यहाँ पे ऑब्जर्वर कहाँ पे है ऐसे डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर है मेरा डेंसर मीडियम। देखो ऑब्जर्वर पानी के अंदर, ऑब्जर्वर डेंस, क्योंकि ये तो वैक्यूम है, वैक्यूम से जितना अंदर आ रहा है डेंसर मीडियम में आ रहा है। इन दीस टू केसेस ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, इन दीस टू केसेस ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम। ये दो अलग अलग डायग्राम है मेरा पूरा, ठीक है। रेयर मीडियम में ऑब्जर्वर है, डेंसर मीडियम में ऑब्जर्वर। यहाँ पे मछली को दिख रहा है कि लंबा हो चुका है, बिकॉज़ लाइट रेज हर बार, देखो ये जो मैंने गोला बनाया ना, ये गोला है मेरा एटमॉस्फेयर का लेयर, हर गोले में एक बार रिफ्रैक्शन होता है, हर गोले में एक बार रिफ्रैक्शन होते 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 वो मेरे आंखों तक पहुंचा, फिर हमारे आंखों को लगा कि भाई तो स्ट्रेट कहीं से आ रहा है, और जहां से आ रहा है हमें लगे कि सन एक्चुअली वहां पे, बट एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, एक्चुअली होराइजन के नीचे है, तो हमें ऊपर को ऑलरेडी दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? बिकॉज़ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम चीज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में भी होता है कि लाइट रेज जब इसे रिफ्रैक्ट करते हुए हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, बीच का एयर लेयर्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। इस वजह से क्या होता है कि कभी हमारे आंखों में लाइट पहुंच रहा है, कभी नहीं पहुंच रहा, और जब नहीं पहुंच रहा हमें दिख रहा है स्टार नहीं है, जब पहुंच रहा है दिख रहा है स्टार है। इसी को हम लोग ट्विंकलिंग या चमकना कहते हैं, टिमटिमाना कहते हैं, ठीक है। सो दीस आर द डायग्राम्स रिलेटेड टू रियल टाइम हैपनिंग। खत्म।